स्वस्तिक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं जितेंद्र जीत आर्ट एंड कल्चर में आज टॉपिक लेकर आया हूँ। राजस्थान की जनजातियों में एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसका नाम हुआ करता था भील जनजाति। दूसरा जो टॉपिक है वो है मीणा जनजाति। इस जनजाति के बारे में देखें, इससे पढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा उसे और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि इस लॉकडाउन के समय में आप अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा सको घर बैठे। और ये आपसे आग्रह ये भी करूँगा कि घर में रहें और सुरक्षित रहें और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। तो शुरू करते हैं मीणा जनजाति के बारे में। इस मीणा जनजाति के बारे में देखें, सबसे पहले पढ़ने से पहले एक शब्द आता है उत्पत्ति के बारे में। तो वैसे एग्जाम में पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन कभी पूछ सकता है। तो मीणा जनजाति जो है, उस मीणा जनजाति शब्द का उत्पत्ति हुई कैसे, तो बताते हैं। मीणा जनजाति की उत्पत्ति पुराणों के अंदर अगर देखा जाए तो पुराणों में बताया गया है कि मीणा जनजाति जो है वो भगवान विष्णु का एक अवतार होता है, मत्स्य अवतार। तो इस मत्स्य अवतार से माना गया है और मत्स्य अवतार को ये लोग मिनेश के नाम से भी जानते हैं, भगवान मिनेश भी कहते हैं। और इसी मीन शब्द से, शब्द ध्यान रखना, मीन, इस मीन शब्द से मीणा जनजाति की उत्पत्ति मानी गई है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मीणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है। तो मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से मानी गई है और इस मीन शब्द का अर्थ होता है मछली। तो सामान्य अर्थ मीणा जनजाति का मीन शब्द से उत्पत्ति मछली से हुई। अब ये सामान्य बात थी। अब और देखें इसके बारे में आगे, तो जो मीणा जनजाति है वो निवास कहाँ करती है। तो मीणा जनजाति के बारे में देखें, यह जनजाति जो है वो सर्वाधिक ढूंढान क्षेत्र के आसपास निवास करती है। ढूंढान क्षेत्र समझें तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर दौसा का क्षेत्र, इस क्षेत्र में निवास करती है। इसके इतिहास की बात करें तो प्राचीन समय में देखा जाए तो एक जनपद, जो महाजनपद वगैरह जनपदों के बारे में देखें तो मत्स्य जनपद हुआ करता था। इस मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर या बेराट थी। तो प्राचीन नाम विराटनगर था, वर्तमान नाम बेराट है। तो इस विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों में मीणा जनजाति के सरदारों द्वारा शासन किया जाता था। तो यहाँ के जो शासक थे मत्स्य नगर के, मत्स्य जनपद के, वो शासक मीणा सरदार हुआ करते थे। इन शासकों के बारे में देखें तो बाद में एक कछवाहा वंश का शासक आया, जिस शासक का नाम हुआ करता था दुल्हे राय। दुल्हे राय तेजकरण के नाम से भी जाना जाता है और इसके दुल्हे राय ने कछवाहा वंश की नींव रखी। तो इतिहास में आप पढ़ोगे कि जो दुल्हे राय हैं, उस दुल्हे राय ने कछवाहा वंश की नींव रखी। नींव रखने से पहले इन्होंने जो नींव रखी थी तो उस समय शासन किसका था, किसको पराजित करके इन्होंने नींव रखी। तो कछवाहा वंश की नींव रखी दुल्हे राय ने, वो किसको पराजित करके, तो मीणा सरदारों को पराजित करके। आगे देखते हैं, जो मीणा जनजाति है वो मीणा जनजाति किस भगवान को मानती है। तो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु को मानती है, जो मीन के रूप होते हैं, जो मिनेश के नाम से जाने जाते हैं, उनको मानती है। वो इनके कुल देवता, उनसे वंशज माने जाते हैं। इसके बाद देखें, एक नाम होता है बुरिया बाबा। नाम सुना होगा आपने। इन बुरिया बाबा के बारे में देखें तो ये बुरिया बाबा है, इनको गौतम ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो बुरिया बाबा का जो मुख्य मंदिर है वो मंदिर कहाँ पर है, तो मुख्य मंदिर जो है वो सिरोही जिले के पास में एक पासोलिया करके गांव है, वहाँ इनका मंदिर है। एक और मंदिर है जो गौतमेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मीणा जाति के लोग भी पूजा करते हैं। तो दूसरा मंदिर है प्रतापगढ़ जिले में। इस प्रतापगढ़ जिले के अंदर देखें तो स्थान का नाम है अरनोद तहसील के अंदर। अब मीणा जनजाति के आराध्य देवता जिनकी पूजा की जाती है वो देवता कौन से हैं, बुरिया बाबा। इस बुरिया बाबा के बारे में देखें तो मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो सिरोही के पासोलिया गांव में स्थित है। दूसरी बात देखें तो मीणा जाति का एक और मंदिर है प्रमुख आराध्य देवता में गौतम ऋषि का, जो गौतमेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर है, तो वो प्रतापगढ़ जिले के अरनोद तहसील के अंदर है। गौतमेश्वर का मंदिर के नाम से जाना जाता है। आगे और देखें इस मीणा जनजाति के बारे में, तो मीणा जनजाति में कुल देवी की बात करते हैं। तो इनकी जो कुल देवी है वो कुल देवी कौन है,
तो मीणा जनजाति के बारे में देखें, कोई एक विशेष कुल देवी नहीं मानी गई है। क्यों? क्योंकि मीणा जनजाति जो है उसके विभिन्न प्रकार के अलग अलग गोत्र है। एक ग्रंथ देखते हैं, मीन पुराण। ग्रंथ का नाम है मीन पुराण। इस मीन पुराण ग्रंथ की रचना किसने की? तो मीन पुराण ग्रंथ के बारे में देखें तो जैन मुनि जो थे मगन सागर जी, तो जैन मुनि मगन सागर जी, इन जैन मुनि मगन सागर जी ने मीन पुराण ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने मीणा जाति के लगभग 5200 गोत्र बताए, लगभग 5200 गोत्र बताए। इन 5200 गोत्रों के अंदर देखें तो प्रत्येक गोत्र की अलग अलग कुल देवी बताई गई है। तो इसका मतलब प्रत्येक गोत्र की अलग अलग कुल देवी है, लेकिन अपन इतनी सारी कुल देवी के बारे में नहीं देखते हैं। लेकिन सामान्यतः जो मीणा जाति के लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं, किस देवी की पूजा करते हैं? उस देवी का नाम होता है कैला देवी। कैला देवी के बारे में देखें, जैसे सवाई माधोपुर साइड के जो लोग हैं, करौली साइड के आसपास के, वो लोग कैला देवी की पूजा करेंगे। कैला देवी के बारे में आपने सुना होगा, त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर कैला देवी का मंदिर स्थित है और यह चामुंडा माता का अवतार भी मानी जाती है। भरतपुर साइड में देखें जो मीणा जाति के लोग हैं वो चामुंडा माता की पूजा करते हैं। और उत्तरी भारत के जो लोग, उत्तरी राजस्थान के लोग हैं, जैसे सिक्कर झुंझुनू में मीणा जाति के लोग हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? वो जीण माता की पूजा करते हैं। इसी तरह आसपास के क्षेत्र के लोग अलग अलग कुल देवियाँ अलग अलग गोत्र के हिसाब से पूजा की जाती है। तो मीणा जनजाति में जो मीन पुराण है, उस मीन पुराण के अनुसार कितने गोत्र हैं मीणा जाति के? 5200 गोत्र हैं। इन 5200 गोत्र के अलग अलग कुल देवियाँ होती है। मतलब कुल देवी है क्या, ये बात ध्यान रखना अच्छे से कि कुल देवी क्या होती है कि किसी देवी देवता या किसी व्यक्ति का जन्म जिस कुल में होता है वो उस अच्छे कार्यों की वजह से बाद में पूजे जाते हैं देवी देवताओं की तरह, वो उस वंश की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। हालांकि अपन लोक देवी देवताओं में पढ़ेंगे इस शब्द को, लेकिन 3 शब्द आते हैं, एक बार अच्छे से देख लेना इनको। एक आता है कुल देवी, दूसरा आता है इष्ट देवी और तीसरा आता है आराध्य देवी। यहाँ पर कुल देवता भी हो सकता है, इष्ट देवता भी हो सकता है, आराध्य देवता भी हो सकता है। इन तीनों में क्या फर्क है? तो पहले तो सबसे पहले देवी देवता है क्या, लोक देवी देवता के बारे में देखेंगे ये क्या होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका आम लोगों की तरह जन्म हुआ हो, आम लोगों की तरह जीवन यापन किया हो, लेकिन किसी विशेष कार्यों की वजह से वो देवी देवताओं की तरह पूजे जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? लोक देवी देवता कहलाएंगे। उसी तरह जो इस लोक देवी देवता का जन्म जिस जाति विशेष में हुआ, उस जाति की वो क्या हो जाएगी? कुल देवी या कुल देवता। लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा की जाती है वो इष्ट देवी कहलाएगी। और जिनकी पूजा अगर हम कर रहे हैं, अभी हमारे माता पिता कर रहे थे वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे बच्चे भी करें या ना करें वो जरूरी नहीं, वो आराध्य देवी। उसी तरह जो मीणा जनजाति है उसकी कुल देवी के बारे में देखें तो कैला माता के बारे में जानते हैं, अलग अलग गोत्रों की अलग अलग देवियाँ होती है। ठीक है, अब मीणा जाति के बारे में एक बात ये ध्यान रखना, मीन पुराण के लेखक कौन है? तो मगन सागर जी हैं। 5200 गोत्र बताए हैं, इसके अंदर 12 खापों के बारे में बताया है, अलग अलग दे रखा है इसके बारे में। अब आगे और देखते हैं, सामाजिक परिक्षेत्र की बात करें तो मीणा जनजाति के बारे में, इनका एक बार आवास स्थल देख लेते हैं। इनका मुख्य स्थान कौन सा है, ये किस स्थान पर निवासरत है? स्थान की बात करें तो मुख्यतः सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? जयपुर में। मीणा जनजाति राजस्थान में जितनी भी जनजातियां हैं उस जनजातियों में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है। मतलब मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है राजस्थान के अंदर। कितनी रहती है? अब देखिए राजस्थान में ओवरऑल जितनी भी जनजातियां हैं 12 जनजातियां हैं। इन 12 जनजातियों में ओवरऑल सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? मीणा जाति की। और इस मीणा जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो टोटल जनजाति का 49%, 49% निवास करती है राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान के अंदर भी किस जिले में सबसे ज़्यादा रहती है? तो जयपुर जिले में मीणा जनजाति का सर्वाधिक प्रचलन मतलब निवासरत है। एक बात ये ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की जनसंख्या किस जिले में रहती है? तब उत्तर होगा उदयपुर में। लेकिन सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति का पूछे तो जयपुर जिले में। ठीक है, अब जयपुर के बाद में आता है दौसा के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, करौली इत्यादि जिलों में। मुख्यतः वैसे मुख्य जिला यही पूछेगा जयपुर में। तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में मीणा जनजाति का सर्वाधिक वर्चस्व है, ये ज़्यादा रहती है। अब आगे देखें मीणा जनजाति के बारे में।
ये जो जनजाति है, इन जनजातियों के बारे में देखें। एक ये बात ध्यान रखना कि प्राचीन समय में जो कछवाहा राजवंश थे, उन कछवाहा राजवंश के राज तिलक करने का कार्य कौन करता था? तो कछवाहा वंश के राज तिलक का कार्य करते हैं मीणा सरदार करते हैं। कछवाहा वंश के राज तिलक, कछवाहा वंश का राज तिलक, और ये कौन करेगा? मीणा सरदार। अब कहाँ करेंगे? कछवाहा वंश का राज तिलक स्थान कौन सा है? तो कदमी महल। कहाँ पर होता है राज तिलक? कदमी महल में। ये कदमी महल कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। कदमी महल कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। एक बात ध्यान रखना यहाँ पर अच्छे से कि मेवाड़ के महाराणाओं के राज तिलक का स्थान कौन सा है? तो मेवाड़ के महाराणाओं के राज तिलक का स्थान है श्रृंगार चवरी। श्रृंगार चवरी जो है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया अपनी पुत्री श्रृंगार देवी के विवाह के अवसर पर। तो इस श्रृंगार चवरी के अंदर उंदरिया गांव उदयपुर के भील सरदार द्वारा मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक होता है, जबकि कछवाहा राजवंश का राज तिलक जो है वो कदमी महल आमेर दुर्ग में मीणा सरदारों के द्वारा किया जाता है। दोनों बातें अलग अलग हैं, और भील सरदार वाली हमने पहले भील वाला जो टॉपिक पर जनजातियां पढ़ी थी उसके अंदर देखा होगा। तो ये ध्यान रखना, कछवाहा राजवंश राज तिलक कदमी महल में किसके द्वारा? मीणा सरदार के द्वारा। अब आगे और देखते हैं। कुछ शब्द हैं मीणा जनजाति से संबंधित, उन शब्दों के बारे में एक एक करके देखते हैं। उन शब्दों में एक शब्द आता है दापा। रीति रिवाज टॉपिक होता है, उस टॉपिक में भी यह प्रश्न पूछा जाता है दापा क्या होता है। आपने नाम सुना होगा दहेज का। दहेज के अंदर क्या होता है? दहेज जो प्रथा है वो कुप्रथा है एक, और उस प्रथा में देखें हैं तो दहेज के अंदर क्या होता है कि विवाह के लिए वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दान वगैरह रुपया पैसा दिया जाता है, वो होता है दहेज। दहेज का जस्ट विपरीत है ये। इसके अंदर शादी करने के लिए वर पक्ष द्वारा वधु को पैसे दिए जाते हैं। तो मतलब जो राशि वर पक्ष के द्वारा वधु को दी जाती है या वधु पक्ष को दी जाती है वो कहलाता है दापा। तो मीणा जनजाति में दापा प्रथा का प्रचलन है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखें, एक आता है नात्रा प्रथा या नाता प्रथा। तो दापा प्रथा, नाता प्रथा, दापा प्रथा क्लियर होगी सबके। नाता प्रथा में क्या होता है? तो यहाँ पर विधवा विवाह और पुनर्विवाह का जो प्रचलन होता है उसको ही राजस्थान में नाता प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो मीणा जनजाति में भी नाता प्रथा का प्रचलन है। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि मीणा जनजाति में विधवा विवाह होता है और पुनर्विवाह भी होता है। इसके बाद एक शब्द आता है विवाह संबंधित, देखें, जिसका नाम होता है लीला मोरिया। ये विवाह संबंधित एक संस्कार है। तो लीला मोरिया संस्कार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लीला मोरिया संस्कार का संबंध किस जनजाति से है? तो लीला मोरिया संस्कार का संबंध मीणा जनजाति से है। एक शब्द आता है मोरनी मोड़ना। अब ये तो था लीला मोरिया संस्कार विवाह संबंधित, लेकिन मोरनी मोड़ना क्या है? तो मोरनी मोड़ना के बारे में देखें तो विवाह के अवसर पर वधु पक्ष के घर की दीवारों पर जो चित्रांकन किया जाता है वो चित्रांकन कहलाता है मोरनी मोड़ना। विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की महिलाओं के वधु पक्ष के घर पर जो दीवारों पर चित्रांकन होता है उसको मोरनी मोड़ना। इसी तरह का चित्रांकन अगर भील जनजाति में किया जाए तो वहाँ पर ये लोग भराड़ी कहते हैं। भील जनजाति में भराड़ी और मीणा जनजाति में मोरनी मोड़ना के नाम से जाना जाता है। और देखें इनके बारे में, तो यहाँ पर जो मृत्यु भोज है उस मृत्यु भोज का प्रचलन यहाँ पर भी है। तो मृत्यु भोज जो है वो इस जनजाति में दो प्रकार का होता है मृत्यु भोज। एक होता है जोसर, दूसरा होता है मोसर। तो इसका मतलब इस जनजाति में जो मृत्यु भोज है उसको क्या नाम दिया गया है? तो इस जनजाति में मृत्यु भोज को जोसर या मोसर के नाम से जाना जाता है। अब जोसर और मोसर है क्या? तो याद रखना कि जीवित रहते हुए जो मृत्यु भोज दिया जाता है वो कहलाएगा जोसर, और मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज दिया जाता है वो कहलाएगा मोसर। अब यहाँ दो शब्द आए हैं, एक तो जीवित रहते हुए,
दूसरा मृत्यु के बाद। अब ये कंफ्यूज हो तो एक बात अच्छे से याद रखना, जोसर में ज आ रहा है और जीवित में भी ज आ रहा है, मोसर में म आ रहा है और मृत्यु में भी म आ रहा है। तो ज से ज याद रखना और म से म याद रखना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि मीणा जनजाति में मृत्यु के बाद दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है, तो मोसर। मीणा जनजाति में जीवित रहते हुए दिया जाने वाला मृत्यु भोज क्या कहलाएगा, तो जोसर। यहाँ तक क्लियर रखना। अगर यही बात अगर भील जनजाति में देखें तो वहाँ पर मृत्यु भोज को काट्टा कहा जाता है, जबकि गरासिया में इसको कांदिया कहा जाता है और मीणा जनजाति में मोसर कहा जाता है। तो मृत्यु भोज है सही, लेकिन सभी जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हो गया, क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं, एक शब्द आता है किलकारी। अब ये किलकारी या किकमारी के नाम से भी जाना जाता है। किलकारी, इसी शब्द को बोलते हैं किकमारी। किलकारी या किकमारी क्या है, तो विपदा के समय या संकट के समय मीणा पुरुषों द्वारा मुंह पर हथेली रखकर जो आवाज निकाली जाती है, उस आवाज को किलकारी या किकमारी कहा जाता है। यह आवाज मुंह पर हथेली रखकर निकालते हैं और ये संकट के समय निकाली जाती है, ये ध्यान रखना। इसके बाद एक शब्द आता है गेली या गेरी। ये गेरी क्या है, गेली भी कहते हैं इसको, गेरी भी कहते हैं। तो मीणा जनजाति में एक नृत्य प्रचलन में है जिसका नाम होता है गेर नृत्य। गेर नृत्य जो है, उस नृत्य के में जो लकड़ी प्रयुक्त होती है उस लकड़ी को बोलते हैं गेरी, और इस नृत्य को करने वाले कलाकार को गेरिए कहा जाता है। एक नृत्य इसमें मीणा जाति में नृत्य होता है प्रमुख, वो होता है एक तो गेर नृत्य भी होता है। एक नृत्य इस जाति का प्रमुख होता है, वो लांगुरिया नृत्य होता है। इस लांगुरिया नृत्य के बारे में अच्छे से याद कर लेना और ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ रखा है कि लांगुरिया नृत्य का संबंध किस लोक देवी से है। तो लांगुरिया नृत्य का संबंध केला देवी से है, या किस स्थान से है पूछे तो करौली से है, किस जनजाति से है पूछे तो मीणा जनजाति से। तो मीणा जनजाति के लोगों द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, तो करौली में केला देवी के मंदिर में यह नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य कब करते हैं, तो यह नृत्य होता तो मुख्यतः सभी समय होता है, लेकिन विशेष अगर समय देखें तो केला देवी के मंदिर में वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है और उन दोनों मेलों में यह नृत्य मुख्यतः किया जाता है। उस मेले का मुख्य आकर्षक केंद्र भी लांगुरिया नृत्य होता है। यह मेला कब बढ़ता है, तो यह मेला दोनों नवरात्रियों में, क्षेत्र व आश्विन के नवरात्रियों में यह मेला पड़ता है। मुख्य मेला दुर्गाष्टमी के दिन पड़ेगा और इस दिन यह नृत्य मुख्यतः किया जाता है। इस नृत्य करने वाले कलाकार कौन है, मीणा जाति के लोग हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो इस लांगुरिया नृत्य के अंदर मीणा जाति के लोग जो कलाकार का रूप में कार्य करते हैं, जिनको गुटमन कहा जाता है। ये नाम अच्छे से ध्यान रखना, गुटमन क्या है, तो लांगुरिया नृत्य करने वाले कलाकार को गुटमन कहा जाता है। और ये कौन करेगा, मीणा जाति के लोग। तो गेर नृत्य करेंगे, उस गेर नृत्य में जो कलाकार होते हैं उसको तो बोलते हैं गेरिए, गेरिए। जबकि लांगुरिया नृत्य के कलाकार को गुटमन कहा जाता है। लांगुरिया नृत्य के कलाकार को गुटमन और गेर नृत्य के कलाकार को गेरिए। और यह गेरिए किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं, जिस लकड़ी का नाम होता है गेरी, और इस लकड़ी के स्थान पर इस नृत्य के अंदर देखेंगे तो खांडे का भी प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के जो खांडे होते हैं तलवार नुमा आकृति के, उनका भी प्रयोग किया जाता है, जो पाली के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है प्रयोग। तो यहाँ तक क्लियर होगा इन नृत्यों के बारे में, किलकारी किकमारी क्लियर होगा। इसके बाद देखें एक शब्द आता है गोटन। गोटन, ये गोटन क्या होता है, तो मीणा जनजाति में सखी व सहेलियों को, सखी सहेलियों को गोटन के नाम से जाना जाता है। एक शब्द आता है जिसका नाम होता है वडारी। वडाली, इस वडाली का मतलब होता है कि मीणा जनजाति में जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, रिश्ते नाते करवाने का कार्य करता है, उस व्यक्ति को वडाली कहा जाता है। और मूलतः यह कार्य फूफा या फिर मामा के द्वारा किया जाता है। तो रिश्ते करवाने वाले व्यक्ति को वडाली कहा जाता है। तो ये तो था सामान्य बातें मीणा जनजाति के बारे में। इसके बाद देखें मीणा जनजाति के बारे में 1-2 बातें और देखते हैं। तो एक कानून, आप जैसे प्रजामंडल आंदोलन पढ़ोगे तो उन आंदोलन में देखोगे
तो भील जनजाति के आंदोलन वगैरह। तो एक आता है जरायम पेशा कानून, तो ये भी पूछा गया है एग्जाम में, जरायम पेशा जो कानून है या जयराम पेशा कानून, उस कानून का संबंध किस जनजाति से है, तो वो संबंध भी मीणा जनजाति से है। उस कानून में होता क्या है, तो जो मीणा जाति के लोग हैं उन मीणा जाति पर जो चोरी के आक्षेप लगाए जाते थे और उसे वजह से जो मीणा जाति के लोग हैं उन मीणाओं को प्रतिदिन थाने में जाकर हाजिरी देनी होती थी, और इस हाजिरी देने का जो कानून था उसे जरायम पेशा कानून कहते हैं। इस मीणा जनजाति की मुख्य कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? मीणा जनजाति को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक भाग होता है, वर्ग होता है जिसका नाम होता है चौकीदार मीणा, दूसरे होते हैं जमींदार मीणा, जमींदार मीणा। अब कार्य करने के आधार पर मीणाओं को 2 भागों में बांटा गया। बताते हैं कि ये जो विभाजन है वो विभाजन दूल्हे राय के समय से किया गया है, और इस विभाजन में होता क्या है, तो यहाँ पर चौकीदार मीणा कार्य करने के आधार पर ये क्या कार्य करते हैं, तो ये राजा महाराजाओं के दरबारों में या उनके किलों में या उनके महलों में चौकीदारी का कार्य करते हैं, तो ये चौकीदार मीणा। और जो लोग खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं वो मीणा जमींदार मीणा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था मीणा जनजाति के बारे में, और ये टॉपिक यहाँ पर होता है। इसके बाद आगे का देखें तो आगे हम पढ़ते हैं कंजर जनजाति के बारे में। तो चलो हम शुरू करते हैं आगे कंजर जनजाति के बारे में। इस जनजाति के बारे में देखें तो यह जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई। इस जनजाति की उत्पत्ति के बारे में देखें, कंजर जो शब्द है वो शब्द फारसी शब्द माना जाता है, फारसी शब्द है। और इस फारसी शब्द में देखें तो फारसी से शब्द आया था काननचर, तो इस काननचर से माने कि मतलब जंगलों में विचरण करने वाली जनजाति जिसका नाम होता है कंजर। इस कंजर जनजाति का मूल स्थान कौन सा है, सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है, तो यह जनजाति सर्वाधिक निवास करती है कोटा में, कोटा के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक निवास करती है कंजर जनजाति। एक शब्द ध्यान रखना, कालबेलिया जाति और कंजर जनजाति दोनों है तो समान, लेकिन हमें समान लगता है दोनों पर है एक नहीं, दोनों अलग अलग है। वो कालबेलिया जनजातियों में नहीं आते हैं, वो जाति में आते हैं, जबकि कंजर जनजातियों में आते हैं। कालबेलिया का निवास स्थान है, मुख्यतः सर्वाधिक निवास करती है वो अजमेर में निवास करती है, जबकि कंजर जनजाति सर्वाधिक कोटा में निवास करती है। कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय या कार्य क्या है, तो चोरी करना है, जबकि कालबेलिया का मुख्य कार्य क्या है, तो व्यापार करना होता है। वो व्यापारिक जाति है और ये चोरी करने वाली जाति है। कंजर जनजाति सर्वाधिक कहाँ रहती है, कोटा के अंदर। इस जनजाति के बारे में देखें तो यह मुख्य व्यवसाय क्या है, तो इनका मुख्य व्यवसाय चोरी करना है। इस जनजाति के बारे में देखें तो इनकी कुल देवी कौन है, इनकी जो कुल देवी है वो कुल देवी मानते हैं जोगनिया माता को, जोगनिया माता। तो कंजर जाति की कुल देवी जोगनिया माता, जबकि इनकी आराध्य देवी, तो इनकी जो आराध्य देवी है वो कौन है, जिसका नाम होता है चौथ माता। कुल देवी तो है इनकी जोगनिया माता, जबकि आराध्य देवी चौथ माता। बताते हैं कि चौथ माता है जो क्या कार्य करती है। चौथ माता बताते हैं इनका मंदिर कहाँ पर है, तो चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर में है। और चौथ माता जो व्यक्ति चोरी करते हैं उन चोरी करने से पूर्व ये कंजर जाति के लोग चौथ माता की फड़ का वाचन करते हैं। तो ये फड़ क्या होती है, तो कपड़े पर देवी देवताओं की लोक कथाओं का चित्रांकन होता है जिसको फड़ कहते हैं। और चौथ माता की फड़ का वाचन कौन करेगा, तो कंजर जाति के लोग चोरी करने से पूर्व या चोरी करने जाने से पूर्व जिसका वाचन करते हैं, किसका, चौथ माता की फड़ का। तो चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है, चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर में है। और कंजर जाति के लोग चौथ माता के समक्ष चोरी करने से पूर्व जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जिसको पाती मांगना भी कहते हैं। इनके आराध्य देवता कौन है, तो कंजर जाति के जो आराध्य देवता हैं वो हनुमान जी को मानते हैं। तो हनुमान जी और चौथ माता के समक्ष जाकर ये आशीर्वाद लेते हैं, और जिसको ये लोग कहते हैं पाती मांगना, पाती मांगना। पाती मांगना का मतलब आशीर्वाद लेना। अब देखते हैं इस जनजाति के बारे में और देखें तो इनका जो नृत्य है उन नृत्यों में कुछ नृत्य होते हैं, जैसे एक नृत्य होता है चक्री नृत्य, एक नृत्य होता है धाकड़ नृत्य, चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य। तो चक्री नृत्य है वो चक्री नृत्य कंजर जनजाति की युवतियों द्वारा किया जाता है। और यह नृत्य सर्वाधिक कहाँ होता है, तो यह नृत्य सर्वाधिक बूंदी के अंदर एक मेला पड़ता है जिसका नाम होता है
बड़ी तीज का मेला। जो बड़ी तीज का मेला है वो बूंदी के अंदर पड़ेगा, और बड़ी तीज को बूंदी की तीज भी कहते हैं, जो कब आती है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज होती है, बूंदी कजली तीज होती है, उसका मेला पड़ता है। उस मेले में यह चक्री नृत्य किया जाता है। तो चक्री नृत्य उस मेले का मुख्य आकर्षक केंद्र है। तो कजली तीज के मेले में कजली तीज का मेला कहाँ पड़ेगा? बूंदी में। कजली तीज के मेले में का मुख्य आकर्षक केंद्र क्या है? तो चक्री नृत्य है। कौन करेगा? तो कंजर जनजाति की युवतियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इनके पुरुषों द्वारा धाकड़ नृत्य किया जाता है। तो ये दो नृत्य ध्यान रखना। इसके बाद देखें, इनके घरों की बात करें तो इनके जो घर होते हैं उन घरों में यह घुमक्कड़ प्रजाति है। यह घुमक्कड़ प्रजाति है, तो घुमक्कड़ जनजाति है। तो इस घुमक्कड़ जनजाति है, इसका मतलब बता सकते हैं हम, तो इनके घर नहीं होते। इनके जो घर होते हैं वो घर अस्थायी घर होते हैं। अस्थायी घर है, और अस्थायी घरों में भी मान लो ये तंबू या टेंट लगाकर निवास करते हैं और तंबू बनाए। इन तंबुओं के अंदर देखिए दो दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा आगे और एक दरवाजा पीछे। अब ये दो दरवाजे क्यों बनाते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो मानना होता है वो ये होता है कि जैसे चोरी करना मुख्य व्यवसाय है, तो जैसे ही एक दरवाजे पे है संकट आए दूसरे दरवाजे से वो निकल जाते हैं, जिस कारण से ये अपने घरों में दो दरवाजे बनाते हैं। इनके कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा एक विशेष वस्त्र पहना जाता है। ये ध्यान रखना, वस्त्र विधान टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ और देखेंगे। तो उस वस्त्र का नाम होता है खुसनी। कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा तंग जो पायजामी पहनी जाती है, जिसको ये लोग खुसनी के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारे कंजर जनजाति, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है। कंजर जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? कोटा में। मुख्य व्यवसाय क्या है? चोरी करना। कुल देवी कौन है? जोगनिया माता। आराध्य देवी चौथ माता। और इनके फड़ का वाचन कब करेंगे? चोरी करने जाने से पूर्व इनकी फड़ का वाचन करते हैं, तो चौथ माता। और हनुमान जी के मंदिरों में जाकर चोरी करने से पूर्व यह आशीर्वाद लेते हैं, जिसको पाती मांगना कहते हैं। इनके मुख्य नृत्यों में चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य होते हैं। चक्री नृत्य जो है वो इनके कंजर जाति की युवतियों द्वारा कजली तीज के मेले में किया जाता है, जो कजली तीज के मेले का मुख्य आकर्षक केंद्र है। यह मेला बढ़ता है बूंदी में। खुसनी क्या है? तो कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा जो तंग पायजामी पहनी जाती है, जिसको खुसनी कहते हैं। कंजर जनजाति एक घुमक्कड़ जनजाति है, और यह अस्थायी रूप से अपने घर बनाती है, और इन घरों को में दो दरवाजे लगे होते हैं। और देखें तो इनके जनजाति के अंदर एक रहता है कि मरने के बाद जो शव होता है उस शव को ये क्या करते हैं? दफनाते हैं। दफनाने से पूर्व इनके मुंह में जो मृतक है या शव है, उस शव में 4 बूंद शराब की डालते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। तो पूछ ले कहीं किस जनजाति के में शव के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है? तो कंजर जनजाति की। तो ठीक था, ये कंजर जनजाति। और आपसे निवेदन करूंगा कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना फ़ायदा उठा सके इसका। धन्यवाद।